बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद बाबर गर्देदी और आप सबको वेलकम करता हूं बिजनेस एजुकेशनल सेंटर चैनल के ऊपर। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के हवाले से देखा था, हमने कम्बिनेशन देखा था कि हमारा डेट का और इक्विटी का कम्बिनेशन कैसा होगा और एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर के हवाले से थ्योरीज कौन कौन सी अवेलेबल है या लिटरेचर के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज मौजूद है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज बेसिकली एक्सप्लेन करती हैं थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म को। 4 टाइप्स होती हैं आपकी, 4 टाइप्स की थ्योरीज हैं या अप्रोचेज भी हम इन्हें कहते हैं, जिनमें फर्स्ट वन है नेट इनकम अप्रोच है, सेकंड वन है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है और एमएम अप्रोच। अब ये 4 तरह की अप्रोचेज या 4 टाइप ऑफ थ्योरीज कैपिटल स्ट्रक्चर की मौजूद है। वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि इनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये इन अप्रोचेज़ के अंदर या इन थ्योरीज़ के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर के हवाले से कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेट इनकम अप्रोच या एनआई थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नेट इनकम अप्रोच जो है वो प्रपोज करती है कि एक डायरेक्ट और डेफिनेट रिलेशनशिप मौजूद होता है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर का और वैल्यूएशन ऑफ द फर्म का। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर की जो भी आपकी पोजीशन होगी, जिस तरह से आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी जितनी आपके डेट और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन होगा उससे वो असरअंदाज होगा, वो इन्फ्लुएंस कर रहा होगा आपकी वैल्यूएशन ऑफ द फर्म को, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म को, ओवरऑल आपके मार्केट के अंदर जो शेयर प्राइसेस हैं या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो आपकी शेयर की जो कैलकुलेशन है उसको इफेक्ट कर रहा है according to net income approach. The capital structure of the firm influence its cost of capital weighted average cost of capital and thus directly affect the value of the firm. अब वैल्यू ऑफ द फर्म, ओवरऑल फर्म की वैल्यूएशन कैसे हम करते हैं कि कास्ट ऑफ कैपिटल जो है वो अगर आपकी इंक्रीज होगी तो अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच, तो कास्ट ऑफ कैपिटल जिस तरह से आपकी इंक्रीज होती जाएगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी इफेक्ट होगी और वो डिक्रीज होती जाएगी। तो अगर कास्ट ऑफ कैपिटल आपकी कम होगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच। अब कास्ट ऑफ कैपिटल के अंदर क्योंकि दोनों हमारी शामिल होती हैं, डेट की कास्ट भी और इक्विटी की कास्ट भी। डेट की कास्ट हम यानी जब हम इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं डिवाइडेड बाई टोटल डेट हम करते हैं तो वो हमारी डेट की कास्ट आ जाती है। इक्विटी की कास्ट जो हम डिविडेंड वगैरह पे करते हैं, जितना भी हम डिविडेंड पे कर रहे होते हैं डिवाइडेड बाई आपकी टोटल जो इक्विटी शेयर आपके आउटस्टैंडिंग होते हैं, तो ये आपकी इक्विटी की कास्ट हो जाती है। इन दोनों को जब एवरेज किया जाता है तो ये वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल निकल आती है। तो अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच आपकी जो कास्ट ऑफ कैपिटल है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म को। तो इसमें 2-3 लिमिटेशन या अजम्पशन भी हैं। तो पहली अजम्पशन इसमें ये है कि कंटिन्यूस इंक्रीज इन डेट डज नॉट इफेक्ट द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर, कि आप जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंसिंग आप डेट के थ्रू करते जाएंगे तो उससे इन्वेस्टर का जो परसेप्शन होगी या इन्वेस्टर जो है उसको रिस्क के हवाले से यानी वो उसकी परसेप्शन को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। दूसरे आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर को इसमें कांस्टेंट कर दिया गया है, यानी कि रिस्क फैक्टर जो है वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते वक्त उसको इग्नोर कर देगा। सेकेंड वन है कास्ट ऑफ डेट इज़ लेस देन द कास्ट ऑफ इक्विटी, यानी जो इंटरेस्ट इनकम आप इंटरेस्ट का जो पे कर रहे हैं आप डेट के ऊपर और जो कास्ट ऑफ डेट आपकी निकल रही है वो कम होगी और आपकी कास्ट ऑफ इक्विटी जो है वो आपकी ज़्यादा होगी। यानी अगर आप शेयर होल्डर से इन्वेस्ट करवाएंगे तो उनको आपको प्रॉफिट जो देना पड़ेगा उसकी कास्ट अगर आप निकालेंगे तो वो ज़्यादा होगी, इसलिए आप प्रेफर करेंगे कि आप डेट की तरफ जाएं। तो अकॉर्डिंग टू नेट इनकम थ्योरी आप डेट को इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि इसकी कास्ट कम है और कास्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा है, और आप
कारपोरेट इनकम टैक्स को भी इग्नोर कर रहे हैं, यानी कारपोरेट इनकम टैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी इसकी लिमिटेशन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट टू द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म and it is possible to change the cost of capital by changing the debt equity mix। अगर हम यानी चेंज करते हैं आपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, तो वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा होता है आपकी ओवरऑल कास्ट ऑफ कैपिटल, उससे चेंज होगी, और जब कास्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म को भी वो इफ़ेक्ट करेगा और वो भी चेंज होगी। तो इस अजम्पशन के तहत, इस थ्योरी के तहत हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कास्ट ऑफ debt is assumed to be less than the cost of equity, therefore when the financial leverage is increased proportion to debt in the total capital, the overall cost of capital will decline and the value of the firm will increase। यानी हमारी जब जैसे जैसे हम अपनी डेट की फाइनेंसिंग को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारी ओवरऑल कास्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारी जो इस थ्योरी के मुताबिक हमारी जो इक्विटी की कास्ट है वो क्योंकि ज़्यादा है, तो जैसे जैसे इक्विटी का पोर्शन कम होता जाएगा, डेट का पोर्शन ज़्यादा होता जाएगा, तो ओवरऑल कास्ट ऑफ कैपिटल हमारी डिक्रीज होती जाएगी, जिससे वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी। और ओवरऑल कास्ट ऑफ कैपिटल विल बी मिनिमम व्हेन द प्रोपोर्शनेट ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज मैक्सिमम। यानी जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को इंक्रीज करते जाएंगे, मैक्सिमाइज करते जाएंगे, आपकी ओवरऑल कास्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो जाएगी। सो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट व्हेन द फर्म इम्प्लाइज मैक्सिमम डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो नेट इनकम अप्रोच के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि आपकी जैसे जैसे यानी डेट आपका इंक्रीज होता जाएगा, आपकी ओवरऑल कास्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी, कि ओवरऑल कास्ट ऑफ कैपिटल आपकी जैसे जैसे कास्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी मैक्सिमाइज। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बाद हमारी आती है नेट ऑपरेटिंग अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग अप्रोच हमारी सेकंड अप्रोच है। इसमें हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इररेलेवेंट एंड देयर इज नथिंग लाइक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी द ओवरऑल कास्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड ऑन द बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म विच इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। सो इफ net operating income and cost of capital are constant, the value of the firm must remain same regardless of the leverage। यानी इस अप्रोच के मुताबिक आपका लीवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई लिंक नहीं है आपकी ओवरऑल फर्म की वैल्यूएशन के साथ। यानी अगर आपकी वैल्यूएशन जो है वैल्यू ऑफ द फर्म, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वो डिपेंड कर रही होती है आपके बिजनेस रिस्क के साथ। तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच के बिजनेस रिस्क आपका जो है वो आपने उसको कांस्टेंट कर दिया है। जब बिजनेस रिस्क कांस्टेंट होगा तो नेट ऑपरेटिंग इनकम और आपकी जो कास्ट ऑफ कैपिटल है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ये दोनों चीज़ें डिपेंड कर रही होती है आपके रिस्क फैक्टर के साथ, बिजनेस के अंदर कितना रिस्क है। तो अगर बिजनेस का रिस्क आपका कांस्टेंट है तो ये दोनों भी कांस्टेंट होंगी। जब कास्ट ऑफ कैपिटल और आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम कांस्टेंट होंगी तो देन आपकी लीवरेज इररेलेवेंट हो जाएगी और आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म अनचेंज रहेगी। इसकी भी उसी तरह अजम्पशन है कि मार्केट कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म एज ए होल, thus the split between debt and equity is not important। यानी डेट और इक्विटी की जो मिक्सचर है या इनकी जो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर है ये इररेलेवेंट हो जाता है ओवरऑल, क्योंकि फर्म जो है मार्केट कैपिटलाइज की जाती है, वो वैल्यू ऑफ द फर्म को ओवरऑल एज ए होल मार्केट कैपिटलाइज किया जाता है। वैल्यू ऑफ द फर्म इज obtaining by capitalizing net operating income by the cost of capital, which depend on the business risk. If business risk is constant, cost of capital is also constant, जो चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Since overall cost of capital remains same at all the degree of the leverage, there is no optimum structure, capital structure according to this theory। यानी इस थ्योरी के मुताबिक कोई ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं होता।
यानी आपका अगर रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है तो आपकी ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके बाद हमारी आएगी तो नेट ऑपरेटिंग अप्रोच जो है, ये यूज ऑफ हायर डेट कंपोनेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीज द रिस्क ऑफ द शेयर होल्डर। इंक्रीज इन शेयर होल्डर रिस्क काज द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट टू इंक्रीज, दैट इज हायर कॉस्ट ऑफ equity. A higher cost of equity nullifies the advantages gained due to cheaper cost of debt. In other words, the finance mix is irrelevant and does not affect the value of the firm. यानी नेट ऑपरेटिंग अप्रोच जो है वो कहते हैं कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जैसे जैसे बारोइंग आपका डेट इंक्रीज होता जाएगा, शेयर होल्डर का रिस्क ज़्यादा होता जाएगा। जब शेयर होल्डर का रिस्क ज़्यादा होगा तो वो आपकी कैपिटलाइजेशन के रेट को इंक्रीज कर देगा। जब आपका कैपिटलाइजेशन का यानी इक्विटी कास्ट आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो वो आपके डेट की जो कास्ट है, चीपर कास्ट, उसको नलीफाई कर देगी और इसके नतीजे के अंदर आपका जो फाइनेंसिंग मिक्स है वो इररेलेवेंट हो जाएगा। इसके बाद यानी ये दोनों एक के मुताबिक नेट इनकम अप्रोच के मुताबिक 100% आपका ये वैल्यू ऑफ द फर्म को मुतासर करता है और नेट ऑपरेटिंग इनकम के मुताबिक इसका कोई लिंक नहीं है। अब हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसके बाद तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट कर रही है दोनों अप्रोचेस को। Compromise between two extreme of net income approach and net operating income approach. According to this theory, the value of the firm can be increased initially or the cost of capital can be decreased by using more debt, as the debt is a cheaper source of fund than equity. Thus, optimum capital structure can be reached by a प्रॉपर डेट इक्विटी मिक्स। ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत हम ये कह सकते हैं कि आप डेट और इक्विटी की एक प्रॉपर और सेंसेबल अगर आप मिक्सचर रखते हैं तो उससे आप वैल्यू ऑफ द फर्म को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यानी ये किसी हद तक आपकी नेट इनकम अप्रोच को सपोर्ट कर रही है। और नेट इनकम अप्रोच और जो एक्सट्रीम लेवल है ये कहती है कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो इंटरमीडिएट अप्रोच भी इसको कहते हैं, इज़ अ कंप्रोमाइज बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम अप्रोचेज। ट्रेडिशनल अप्रोच कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑप्टिमल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की एग्जिस्टेंस को ये कन्फर्म कर रही है, वेयर वैक इज मिनिमम एंड वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम। एज पर दिस अप्रोच अ बेस्ट पॉसिबल मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी विल मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म। इसके मुताबिक आपको डिसाइड ये कर रहा होता है कि कितनी आपकी इक्विटी होगी और कितना डेट होगा। यानी अगर आपका एक बेस्ट पॉसिबल मिक्स होगा तो उससे आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा उस पे और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज होगी। और लास्ट पे हमारी जो है एमएम अप्रोच है जो कि प्रेजेंट की गई है मॉडिलिनी और मिलियर ने 1958 के अंदर। एमएम अप्रोच इसीलिए कहते हैं इसको। तो इस अप्रोच के मुताबिक ये है जी कि ये कंक्योर करती है विद नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड प्रोवाइड ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन फॉर द इररेलेवेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है जिसमें ये कहा गया है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इररेलेवेंट है, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। तो ये बेसिकली उसको कंफर्म कर रही है और इररेलेवेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को मज़ीद एक्सप्लेन कर रही है। They maintain that the cost of capital and value of the firm do not change with the change in leverage। यानी आपकी कैपिटल मिक्स की वजह से डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन को चेंज करने की वजह से ओवरऑल फर्म के ऊपर, वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस के मुताबिक जो है एज पर एमएम अप्रोच आइडेंटिकल फर्म एक्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर विल हैव द सेम लेवल ऑफ अर्निंग। यानी एक जैसी फर्म जो होती हैं वो इररेलेवेंट ऑफ आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के, वो उनकी अर्निंग पावर जो है वो अर्निंग लेवल उनका सेम होता है। और अगर मार्केट के अंदर इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ द आइडेंटिकल फर्म आर डिफरेंशिएट या डिफरेंट आर्बिट्रेज प्रोसेस विल टेक प्लेस। यानी अगर उनकी अर्निंग की कैपेसिटी अगर चेंज होगी तो वहाँ पे एक आर्बिट्रेज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वो आर्बिट्रेज प्रोसेस बेसिकली क्या होगा
कि जिसमें इन्वेस्टर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ स्विचिंग करेगा, अपनी सिक्योरिटीज़ को विड्रॉ करेगा जहाँ पे अर्निंग कम है, और जहाँ पे अर्निंग वो समझेगा कि ज़्यादा हो रही है तो वो उस साइड के ऊपर जाएगा। तो ये आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो है, बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर इन्वेस्टर विल स्विच देयर सिक्योरिटी बिटवीन आइडेंटिकल फर्म फ्रॉम लीवर्ड फर्म टू अनलीवर्ड फर्म एंड रिसीव द सेम रिटर्न फ्रॉम बोथ फर्म। तो इस अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच आपका इन्वेस्टर जो है वो जहाँ पे रिस्क होगा वहाँ से वो विड्रॉ करेगा सिक्योरिटी, यानी लीवर्ड फर्म जो होगी जहाँ पे डेट की आपकी ज़्यादा होगी प्रोपोर्शनेट, तो वहाँ से वो अनलीवर्ड फर्म की तरफ वो विड्रॉ कर जाएगा अपनी सिक्योरिटीज़ को। तो इस तरह से वो कहते हैं कि इसमें ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो आपकी अगेन जो है वो रिस्क फैक्टर से वो मुतासर होगी, ना कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से या कैपिटल ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर से, या आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आपकी डेट और इक्विटी की प्रोपोर्शन को चेंज करने से ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म जो है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये ओवरऑल हमारी 4 अप्रोचेस थी जिसके तहत हमने देखा कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसकी थ्योरीज़ वो क्या बयान कर रही है, वो किस तरह से हमें बता रही हैं, यानी नेट इनकम अप्रोच जो है वो, और आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच वो ये कह रही है कि आपका बस पॉसिबल अगर अच्छे एक मिक्सचर होगा आपका डेट का और इक्विटी का, तो वो आपकी ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म को एड्रेस करेगा और उसको इंक्रीज़ करेगा। वेयर एज अकॉर्डिंग टू नेट ऑपरेटिंग अप्रोच और आपकी एमएम अप्रोच जो है, इन दोनों के मुताबिक ये है कि आपकी कास्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इरेलीवेंट हो जाता है। आपकी रिस्क फैक्टर जब कांस्टेंट है, रिस्क नहीं होगा, तो आपका कास्ट ऑफ कैपिटल जो है वो असरअंदाज नहीं होगी आपकी ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर। तो ये हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज थी, अप्रोचेस थी जिनको हमने देखा। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह इनकी प्रैक्टिकल जो हैं उनको हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे हम जो है इनकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है। होपफुली कि आपके लिए ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज़ के हवाले से। थैंक यू वेरी मच।